अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एंटी गौशाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे सामने जो पेपर है वो है 12th क्लास का, यानी कि 12th क्लास का 2024 का उर्दू का जो पेपर है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें रोल नंबर फिल करना रहता है और यहाँ पे दिया है सेट सी। अब आप ये ना सोचें कि सेट ए बी सी अलग अलग है, नहीं, सेट ए बी सी डी सब एक होते हैं, बट क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देते हैं और एक आध दो क्वेश्चन चेंज कर देंगे, बाकी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेम एज इट इज होता है। टोटल प्रिंटेड क्वेश्चन पेजेस कितने हैं? 12 है। टोटल क्वेश्चन 23 है। 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और जो मार्क्स हैं वो आपके 80 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये साल आया था 2025 का पेपर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इससे आप अपने अब जो 2026 का पेपर आएगा उसकी भी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। 12th क्लास के पेपर के सॉल्यूशन की, और इसके अंदर सबसे पहला सवाल दिया है, सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब दीजिए। तो इसके जो आंसर्स हैं, मैंने इन सब के आंसर्स की एक आंसर शीट बना ली है, तो उसमें से हम आंसर देख लेंगे। तो आप इसके अभी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक जुमले में जवाब दीजिए, सही जवाब का इंतखाब करके लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसके आंसर्स देख लेंगे इन सब के। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और में कर भी दिए हुए हैं। इस तरीके से पूरे 23 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। अब इसके सॉल्यूशंस की बारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक जुमले में जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था कि फौजी किसका बिगड़ा हुआ खाका है? पंडित रतननाथ सरशार का। सेकंड क्वेश्चन है, उमराव जान का घर किस शहर में था? तो आंसर है फैजाबाद। थर्ड है, खातून को सिंगार मेज की दराज खोलने पर क्या नजर आया? एक छोटा लिफाफा। फोर्थ है, वतन का तरारा नज्म कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? 8। नेक्स्ट है, सज्जाद जहीर ने जेल से किसके नाम खतूत? अब मैं फिर से बताता हूँ, खतूत जो है खत की जमा है। खत मतलब होता है लेटर, ठीक है। वो ज्यादा हो खत तो वो खतूत, तो दोस्त के नाम लिखा था। नेक्स्ट है, गजल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज्म मुल्क बेसहर शाम की शायर का नाम लिखिए। अमीर हनफी। और कई बार मैंने कहा है और हर बार मैं ये बोलती हूँ कि 10th-12th के स्टूडेंट स्पेशली आप लोग जो इंडेक्स रहता है उर्दू का वो जरूर लर्न करिए, वो बहुत काम आता है। आपके इजीली वो 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से बीच बीच में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, पैराग्राफ दे दिया जाता है और नाम पूछ दिया जाता है शायर का। तो आप चैप्टर का नाम, उनके शायर का नाम जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, जो कि है सही जवाब का इंतखाब कीजिए, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, फौजी खौफ खाता है किससे? पानी से। नेक्स्ट है, उमराव जान को उठाकर ले जाने वाला शख्स था दिलावर। थर्ड है, रामुल अल मुलाजिम थे रेलवे में। और एक और चीज, इम्पोर्टेंट चीज, कि जो भी इसकी पीडीएफ है आपको ये चाहिए होगी, तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हुरी की लगाई हुई फसल से बचुका ने हिस्सा लिया आधा। गजल का पहला शेर कहलाता है मतला। मुहावरा आंखें दिखाने का मतलब है गुस्सा होना। नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, दी गई खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। लाली को उठाकर ले गया था शेर या लकड़ बग्गा? लकड़ बग्गा। सेकेंड है, सिद्ध बस्ती से निकलते ही दाएं बाएं आमों के बाग थे। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। अंधेरा छा गया दुनिया नजर से छुपती जाती है।
फिफ्थ है कहावत को दरबुल मसल भी कहते हैं। कलाम में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना सनअत मुबालगा कहलाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, दर्ज झेल जुमलों को जुमले सही है या गलत ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और सवेरे 4 लाख रुपए पाते थे, गलत। नेक्स्ट है अफसाना में वो में अमृतसर के प्लेटफॉर्म का जिक्र किया गया है, गलत। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू के मारूफ नक्काद और अंग्रेजी के उस्ताद थे, सही। नेक्स्ट है ज़ाहिरी एतबार से तवील नज़्म की एक मारूफ मिसाल मुसद्दस हाली है, सही। मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सही। तारीख का मुतज़ाद, मुतज़ाद मीन्स होता है अपोजिट, ठीक है। मुतज़ाद मीन्स होता है अपोजिट। और अब एक चीज ये कि मुतज़ाद हो, तज़ाद हो या, ठीक है, दो ही वर्ड्स आप ध्यान रखें, तज़ाद या तज़ाद। यहाँ एक और वर्ड होता है जिद। कई बार क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, कि थोड़ा उलझाने के लिए अलग तरीके से पूछ दिया जाता है। तो मुतज़ाद को वो जिद करके भी दे सकते हैं और तज़ाद करके भी दे सकते हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो तारीख मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे का ऑपोजिट क्या हो, तारीख का मुतज़ाद क्या होगा, यानी कि ऑपोजिट रोशनी। तो इन्होंने कहा है कि तारीख का मुतज़ाद अंधेरा है, तो ये गलत है। सवाल नंबर 5 है सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी बनाइए सवाल दिया है, तो इसके अंदर मैंने क्या करा है ना, ये नंबर लिख दिए, जैसे कि कैमरे की आंख ये सब देखती है। इतने बड़े 1.5 रोल का इंसान जरा से भूंगे पर काबू नहीं पा सकता। थर्ड है इस कॉन्फ्रेंस की रोदात मुझे याद नहीं, मंजिल इश्क में याद आएंगी कुछ राह के गम, गजल उर्दू की सबसे मकबूल सनफ़ सुख़न है, नज्म वक्त का तराना, तवील नज्म, बेगर्ज बदअखलाक क्या होगा, साबिक़ा। किसमें की स्टार्टिंग में बे और बद लगा है, तो इससे हमें समझना है कि ये क्या है, साबिक़ा। और लाहिक़ा जो लास्ट में लगते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6 कि इश्क की मंजिल पर पहुंचकर शायर को क्या याद आएगा। इश्क की मंजिल पर पहुंचकर शायर को रास्ते के गम याद आएंगे। अब ऑप्शन में दिया है या तो ये क्वेश्चन या ये वाला। तो सेकंड है नासिर काज़मी ने रोदाद सफर का जिक्र करने से क्यों मना किया है। तो रोदाद सफर बयान करने से शायर के गम में इजाफा हो जाता है, फिर वो अपने आंसुओं को जब्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने रोदाद सफर का जिक्र करने से मना किया है। सवाल नंबर 7 है नज्म रोए अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है का बुनियादी ख्याल क्या है। जवाब है इंसान इस कायनात की सबसे बेहतर तख्लीक है, वो अशरफुल मखलूक़ात है, बाकी तमाम चीजें इसीलिए पैदा की गई हैं। इस हकीकत को समझने के बाद फिर इंसान को अपने मुनसब का शऊर भी हासिल करना चाहिए। अब या तो अगर ये क्वेश्चन आता हो तो आप ये लिखिए, वरना ये नेक्स्ट दिया है या करके और करके दिया है, और मतलब होता है या तो ये क्वेश्चन या फिर ये। यादों की बुझे हुए सवेरों से शायर की क्या मुराद। तो यादों की बुझे हुए सवेरों से शायर माजी की धुंधली यादें मुराद। सवाल नंबर 8 है दर्ज झेल अशआर। अशआर फिर से मैं बता दूं, अशआर जो है वो है शेर की जमा, ठीक है। शेर एक और अशआर ज्यादा। तो ये शेर आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट है अब भागते ही साया इश्क बता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। तो पहले इसकी हम तशरीह कर लेते हैं। हम पहले लिख देंगे, तशरीह करने का तरीका एग्जैक्ट ये है कि हम जो फर्स्ट लेटर होता है वो लिखेंगे, फिर लास्ट वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने अब लिख दिया है और हम लिख के रखा है। हवाला क्या हो जाएगा, दर्ज बाला। अब एक चीज और ये कि जो बाला वर्ड दिया है, जब भी आप तशरीह करो तो दो वर्ड आते हैं, एक होता है बाला और एक होता है जेल।
ठीक है। अगर आप जो चीज बता रहे हो वो ऊपर दी गई, यानी कि जो ये ऊपर लिखा है शेर, ये ऊपर साइड है, तो हम बाला वर्ड यूज करेंगे। और अगर हम नीचे कोई सा अशार लिखा हुआ है उसके बारे में अगर हम बात बोल रहे हैं, कोई सा आंसर दिया है उसके बारे में बात बोल रहे हैं, तो हम जेल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज करा है, बाला, यानी कि जो ऊपर अशार एक नहीं ज्यादा है, तो जो दर्ज वाला अशार हमारी किताब गुलिस्तान अदब से लिए गए हैं, इसके शायर हाल ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी काम आ जाएगा। अगर आपको ये मालूम हुआ कि इसके शायर कौन है तो आप इजीली लिख सकते हो, इसके मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तशरीह क्या हो जाएगी, शायर एक मजबूत दिल का मालिक नहीं है, इसलिए वो अपने दिल से ही डरता है। अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए वो इस बात से भी खौफजदा है कि कोई अनहोनी उसके साथ ना हो जाए। नेक्स्ट है, जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए है, यही रस्म, तो ये रस्म उठा दी जाए। अब क्या होगा, जब लिखेंगे और जाए लिखेंगे, बीच में से डैश लगा देंगे। हवाला क्या हो जाएगा, दर्ज बाला अशार हमारी किताब गुलिस्तान अदब से लिए गए हैं, इसके शायर जानिसार अख्तर हैं। तशरीह क्या हो जाएगी, शायर मोहब्बत के फरसुदा तरीके की मुखालिफत कर रहा है। शायर कह रहा है कि जमाना बदल गया है, पहले जहाँ महबूब अपने आशिक का जारहाना इम्तिहान लेता था और आशिक जख्मी होने के बावजूद भी अपने महबूब को दुआएं दिया करता था, लेकिन शायर के मुताबिक अब ये जो बेजा रस्म खत्म होनी चाहिए। थर्ड शोले में है एक रंग तेरा, बाकी ये तमाम रंग मेरा। इसकी तशरीह क्या हो जाएगी, हम पहले लिखेंगे शोले, पहला वर्ड जो हमारी शेर का है, देन लास्ट वर्ड मेरे। हवाला क्या हो जाएगा कि दर्ज बाला शायर हमारी किताब गुलिस्तान अदब की गजल से माखूज है, इसके शायर नासिर काज़मी है। तशरीह, शायर कह रहा है कि जैसे शोले में एक रंग के सिवा दूसरी कोई रंग नहीं होता, ठीक यही हाल मेरे सच्चे आशिक का होता है। राह इश्क में उसे अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। सवाल नंबर 9 है, साबिका की तारीफ में मिसाल के लिखे विद एग्जाम्पल। तो असल लफ्ज के शुरू में जब किसी लफ्ज का इजाफा किया जाए तो उसे साबिका कहते हैं, जैसे कि मिजाज से खुश मिजाज, इखलाक से बद इखलाक, ये इस तरह के वर्ड हो सकते हैं ना। और अब कई और इसका ही और दिया है तो साबिका लिखे या फिर लायका, या करके दिया हुआ है क्योंकि या मीन्स होता है और, या तो ये लिखे या फिर ये लिखे। लायका की तारीफ में मिसाल के लिखे तो असल लफ्ज के आखिर में जब किसी लफ्ज का इजाफा किया जाए तो उसे लायका कहते हैं, जैसे अकल से अकलमंद। अब लास्ट में अकल के आगे हमने मंद लगा दिया तो हमारा लायका बन गया। अब आपको डाउट होगा कि साबिका और लायका में हमें डाउट रहता है कि कौन सा साबिका है, और मालूम तो है लेकिन डाउट रहता है, तो आप इस चीज से याद रख सकते हो कि ला दिया है। ठीक है, ला मीन्स क्या होगा, लास्ट। साबिका मतलब स्टार्टिंग, तो इससे आप याद रखिएगा कि साबिका मतलब स्टार्टिंग और लायका मतलब लास्ट है, कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में यानी कि आखिर में, साबिका मतलब अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में, तो इससे आप याद रखिएगा साबिका और लायका आपको याद रखने में इजी रहेगा। और फिर इसके बाद यह सवाल नंबर 10, दर्ज झेल वाहिद अल्फाज की जमा और जमा के अल्फाज के वाहिद लिखने, यानी कि ये सिंगुलर प्लूरल, वाहिद मीन्स एक, ठीक है, जमा मतलब ज्यादा, तो ये सिंगुलर प्लूरल है। अब्र का क्या हो जाएगा, अबूर। मसाजिद का मस्जिद। अशखा ये जमा है, ठीक है, हमने इसका ये वाहिद लिखा है। फिर अशखास जमा है, शख्स वाहिद है, ये जीम बना देती हूँ, ये वाहिद का वाव। तस्वीर वाहिद है, तस्वीर जमा है। मनाजिर जमा है, मंजर वाहिद है। अतराफ जमा है, तरफ वाहिद है। या तो आप ये लिखें या फिर अगर आपको मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड्स, तो आप ये कर सकते हैं। कोई चार अगर कहा जाए ना तो कोई चार ही लिखेगा, ज्यादा अक्लमंद मत बनिएगा, जितना आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए उतने ही फॉलो करिएगा। यहाँ भी कोई चार दिए तो आप चार लिखेगा, मैंने पूरे कर दिए ताकि आपकी वोकैबुलरी और अच्छी हो जाए कि हाँ अगर इनमें से कोई सा भी आए तो आप कर लो। लर्न तो आप पूरी करना, बट
जो अच्छे से आते हैं उन 4 को आपको लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई 4 जो अच्छे से आते हैं वो लिखेगा। इंसान का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हैवान। अपना, पराया, अजल, अबद, मोहब्बत, नफरत, चांद, सूरज। अब इसके बाद नेक्स्ट एक नोट दिया हुआ है ना, कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है नोट। ये नीचे लिखे इक्तिबास। इक्तिबास होता है पैराग्राफ को पढ़कर सवाल नंबर 11 का जवाब देना है। अब मैं पढ़ देती हूँ पैराग्राफ की क्या है। अमृतसर से डॉक्टर अशरफ और मैं लाहौर आए और मियाँ साहब ने लामा इकबाल से हमारे मिलने का वक्त मुकर्रर किया। हम तीसरे पहर चाय के बाद उनकी कोठी पर पहुंच गए। गर्मियों के दिन थे और इकबाल अपनी कोठी के बाहर एक खुरदुरी उनकी चारपाई पर नीम दराज अपने बिस्तर का तकिया लगाए बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। अब आप सोचो, ये जो अंडरलाइन किए ना, ये मैंने नहीं की, ये पेपर में ही अंडरलाइन करे हुए आए हैं। सवाल नंबर 11 इस नोट से क्या पूछा है कि मंदरजा बाला, अब यानी कि सेल नहीं कहा इन्होंने, क्या कहा है? बाला। मतलब ये जो ऊपर पैराग्राफ है, इक्तिबास इनकी पैराग्राफ है, उससे कोई 4 ज़मीर अल्फाज छांट कर लिखिए। अब ज़मीर अल्फाज लिखने का मतलब ये कि आपको मालूम हो कि ज़मीर मतलब क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ कि ज़मीर वर्ड होता है, जैसे कि इंग्लिश में होता है नाउन, ठीक है। नाउन मतलब उर्दू में हुआ इस्म, और इसका जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो हमारा उर्दू में होता है ज़मीर। यानी कि जो नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह जो इस्म की जगह पे वर्ड यूज होते हैं उसे हम ज़मीर कहते हैं। तो अब इसमें जो ज़मीर आए हैं वो क्या है? मैं, मियाँ साहब। अब ये क्या है? जो नाम था उनका, उनकी जगह उन्होंने एक वर्ड उनको कहा मियाँ साहब। हम, उन, या तो ये, या फिर दिया है कि मंदरजा बाला, मतलब ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उससे खत कशीदा मतलब होता है। बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था खत कशीदा मीन्स क्या होता है। तो मैं फिर बता दूं कि खत कशीदा मीन्स होता है अंडरलाइन, ठीक है। खत कशीदा मीन्स होता है अंडरलाइन, यानी कि जिस अल्फाज पर अंडरलाइन हो उस अल्फाज की जमा अल्फाज आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे अंडरलाइन थी एक साहब पर और एक वक्त पर, तो इसका हमें क्या बताना है? जमा। तो साहब की जमा हो जाएगी असहाब और वक्त की जमा हो जाएगी औकात। फिर इसके बाद सवाल नंबर 12 है, फूजी से मुसन्निफ की पहली मुलाकात किस मौके पर हुई? तो नवाब साहब की तारीखी बटेरिस शकुन अली शाह के गुम हो जाने के वक्त। नेक्स्ट है, इसी का और दिया है, या तो वो करे क्वेश्चन या फिर ये कि अफसाना किस सदी की पैदावार है? 2 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो 20वीं सदी की पैदावार है और अफसाना निगारों के नाम मुंशी प्रेमचंद और सादत हसन मंटो। 13 है, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? तो आखिर में दौलतमंदों ने खुदा से ये दुआ मांगी कि ए खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और बदले में हमें 2 पल की सुकून की नींद दे दे। या तो ये क्वेश्चन या फिर एहतशाम हुसैन साहब को मतला में मुनामिक देखकर अहमद जमाल पाशा और उनके दोस्त क्या अंदाजा लगाया करते थे? तो जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन साहब को मतला में मुनामिक देखकर अहमद जमाल पाशा और उनके दोस्त ये अंदाजा लगाया करते थे कि गोया ये कोई किताब नहीं बल्कि उनकी सोतन है, कि वो हमेशा उस किताब में से ही उलझे रहते थे, उस किताब में ही लगे रहते थे, लिखते रहते थे, उसमें ही अपने आप को बिजी रखते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दोस्तों ने क्या अंदाजा लगाया कि वो उनकी सोतन है। अब सवाल नंबर 14 है कि लोगों पर नींद की इंजेक्शन का क्या असर हुआ? तो नींद की इंजेक्शन ने लोगों की नींद खत्म कर दी, उन्होंने रात में सोना छोड़ दिया। इंजेक्शन का असर ये भी हुआ कि उनके खून में ऐसा एहसास पैदा हुआ कि अगर वो किसी को काट लेते थे तो वो इंसान तड़पे बगैर ही मर जाता था। या फिर तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस की किस बात पर सज्जाद ज़हीर को झुंझलाहट और बेइत्मीनानी हुई थी? तो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस की बेसरो सामानी और बेतरतीबी पर
सज्जाद जहर की झुंझलाहट और बेइत्मीनानी पैदा हुई थी कि सामान इधर उधर बेतरतीब से रखा हुआ था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, मुसन्निफ ने मच्छरों के किस अमल को शौकियाना रिमाक करार दिया है? तो मच्छर इंसानों को काट कर उनके जिस्मों से खून चूसता है, फिर इधर उधर बैठकर गोया इंसान को चढ़ाता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मच्छरों के इस अमल को मुसन्निफ ने शौकियाना रिमाक करार दिया है। या ये करे या फिर हूरी कौन है और वो प्रेमचंद की किस नॉवेल से ताल्लुक रखता है? तो प्रेमचंद की नॉवेल गोदान का मरकजी किरदार हूरी एक गरीब किसान है जिसकी जिंदगी तरह तरह की परेशानियों में गुजरी और नॉवेल के इख्तिताम मतलब एंड पर, खात्मे पर, लास्ट पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। सवाल नंबर 16 है दर्ज झेल। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोट करो तो झेल दिया है, झेल मतलब जो नीचे नज्म दी गई है, बाला होता तो ऊपर, तो दर्ज झेल नज्म के बंद को पढ़कर नज्म जो होते हैं उसकी ये बंद कहलाते हैं और जो शेर होते हैं वो शेर कहलाते हैं। ठीक है, जो अपन इससे पहले तशरीह करी। तो अब इसमें दिया है कि नज्म के बंद, उनके 4 लाइन से ये बंद को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखना ही। तो ये है कि कभी एक गुंबद कहना पे बूम खानमा वीरान पलक को देखकर शत्रुओं का दफ्तरबाज करता है। तो इसका सवाल उन्होंने करा है कि ये बंद किस नज़म से माखूज है? तो ये बंद गोरे गरीबा से माखूज है। और इसकी तशरीह, अब जो इसकी तशरीह है वो आप अगर आपके पास है तो आप इसमें से लर्न कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएगी। और हम हमारे क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। इसके हमारे क्वेश्चन पेपर ये रहा। तो ये तो जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये हैगा, ये इसका मैंने यहाँ तक आंसर बता दी है। फिर ये जो सेकंड है इसमें भी सेम यही है, तो ये आपको इजीली बुक से मिल जाएगा। ये सवाल नंबर 17 दिया है कि आप भी थी या रिपोर्टाज में से किसी एक की तारीफ लिखना है। तो आप लर्न कर लीजिएगा दोनों में से किसी एक की भी, और अफसाने की भी जरूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वो भी आती है। तो सवाल नंबर 18 दिया है कि दरसी की बात, दरसी का मैं मतलब बता दूं आपको कि दरसी मतलब होता है, एक तो इक्तिबास मतलब हो गया हमारा पैराग्राफ, ठीक है। वो ये दरसी मतलब होता है आपकी किताब में से, दरसी मतलब आपकी जो बुक है उसमें से इक्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब देना है। हमारे कॉलेज का मुकदमा हाई कोर्ट में था। जस्टिस फजल अली ने इस तहकीकात कलीम साहब के सुपुर्द की। मुझे इसका इल्म था और इस दौरान बराबर में उनके यहाँ जाता भी था, मगर मैंने कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। जब मैं चलने लगता तो कलीम साहब मुझे रोक कर फिर बातें करने लगते। तो सवाल क्या है? बाला। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज है? बाला। बाला मतलब ऊपर जो इक्तिबास की है उसके सबक मुसन्निफ का नाम। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप लर्न कर लेंगे तो आपको आगे तक बहुत काम आएगा। देखिए काम आएगा। फिर बाला इक्तिबास सलीस उर्दू यानी कि इसको पढ़कर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। या फिर ये वाला अगर आपको ये इजी लगे, इसका नाम मालूम हो कि ये इसके सबक मुसन्निफ का नाम कौन है, तो आप ये वाला कर लीजिएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 19, गजल या तवील नज़म में से किसी एक की तारीफ लिखिए। तो आप ये लर्न कर लीजिएगा। गजल या नज़म की तारीफ बुक में से आपको इजीली मिल जाएगी। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 20 जो कि है पैराग्राफ। अब इसमें दिया है गैर दर्सी। अभी तो दर्सी मतलब आपकी बुक का, गैर दर्सी मतलब आपकी बुक से हटकर ये हमने क्वेश्चन किया है। तो आप दर्ज झेल गैर दर्सी इबारत यानी कि ये आपकी बुक में से नहीं, ये अलग से दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको, उसके सवाल में जवाब देना है। जैसे कि आजकल का माहौल के आलूदगी से बचने के लिए हिंदुस्तान में भी जंगलात वगैरह के काटने पर रोक लगाने की के मुतालबे जोर पकड़ रहे हैं। हम जब फिजा में सांस लेते हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है। जब हम कुदरती वसाइल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे उनका इस्तेमाल अपनी खुद गर्जी से उनके तनासब के बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासर होने लगता है। आज हमारी आबादी 1 अरब से ज्यादा हो चुकी है। इस आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए सभी कुदरती वसाइल पर दबाव पड़ रहा है। फर्स्ट क्या आ गया है क्वेश्चन, माहौल की आलूदगी से बचने के लिए कौन से मुतालबे जोर पकड़ रहे हैं?
ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर, क्लियर कर दूं मैं पहले। ठीक है, सेकेंड है माहौल कब मुतासिर होने लगता है? ये सेकंड। आज हिंदुस्तान की आबादी कितनी हो चुकी है? ये थर्ड। ऊपर लिखी भारत का एक मुनासिब उन्वान लिखिए। इस पे आप कुछ भी टॉपिक, उन्वान मतलब है टॉपिक, आपसे टॉपिक पूछे, इसका टॉपिक क्या हो सकता है? इसको हम कह सकते हैं माहौल की आलूदगी। सवाल नंबर 21 है, दर्ज झेल में से किसी एक इंसानी पे सामान्य हयात लिखनी है? एहतिशाम हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश या कृष्ण चंद। तो इसी के साथ हमारा ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगेन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।